सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड आज हम देखने वाले हैं मूल कॉन्सेप्ट। क्या देखेंगे? मूल कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो कि क्लास 11 का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है। इसको धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट करेंगे चैप्टर को पूरा। तो वीडियो पे अगर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर लगाना। और चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो के साथ बने रहें और अंत तक देखें। चीज़ें समझ में आएंगी आपको और क्लियर होंगी। तो मूल कॉन्सेप्ट बात करेंगे, चैप्टर है हमारा पहला, और इसको सम बेसिक केमिस्ट्री ऑफ बोल सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें क्या, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, 5 लॉ के बारे में पढ़ेंगे। कितना लॉ के बारे में पढ़ेंगे? 5 लॉ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले 5 लॉ में से हम लोग एक एक लॉ को आराम से विस्तार से समझेंगे ये क्या होता है। ठीक है, एंड जब वीडियो ख़त्म होगा तो आप बोलोगे हाँ सर, ये पूरा जो 5 लॉ है हमको समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जो कि आप क्लास 9-10 में भी सुने होंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है। ठीक है, लॉ इसको कौन दिया था? एक साइंटिस्ट था लेवेसियर, उसने दिया था इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन को। एक साइंटिस्ट था, उसने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन को। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बोलता है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलता है मैटर जो है, कोई भी मैटर तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। दुनिया में हर चीज़ मैटर है। तो जो मैटर है वो नाइदर बी क्रिएटेड, हम उसको बना नहीं सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ना बना सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक, इन अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ तक तो बात सर समझ में नहीं आया। क्या बोले आप? बात क्लियर नहीं हुई। ठीक है, बात क्लियर नहीं हुई तो आप आगे फिर देखते हैं कैसे क्लियर होगी। तो इन केमिकल रिएक्शन टोटल मास रिमेन कंजर्व। जब केमिकल रिएक्शन होगा, कोई भी रिएक्शन होगा, कोई भी अगर रिएक्शन होता है तो क्या होता है, जो टोटल मास रहेगा, जो अपना जो मास रहेगा, टोटल मास मतलब जो भी वेट रहेगा, केजी रहेगा, वो कंजर्व्ड रहेगा। मतलब उसमें जो हम लिए हैं उससे हम बना भी नहीं रहे हैं, तोड़ भी नहीं रहे, कुछ नहीं, उसी को बस उलट फेर करके लिख रहे हैं। कहने का क्या मतलब है सर? आपका कहने का तात्पर्य आपका क्या है? तो मेरा तात्पर्य ये है कि मास बिफोर रिएक्शन इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन। जो मास मेरा पहले था, मान लो 18 पहले था, तो बाद में भी 18 ही रहेगा। पहले हम लिए थे 2 ग्राम, तो बाद में भी जो कोई बनेगा रिएक्शन, जो प्रोडक्ट हमारा रिएक्टेंट के बाद जो प्रोडक्ट रहेगा वो भी 2 ग्राम का रहेगा। बस डिफरेंस क्या रहेगा कि केमिकल्स वो अलग हो जाएंगे रिएक्शन के कारण। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक रिएक्शन लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो एक रिएक्शन लिए H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। क्या है? H2O। देखिए ये गैस है। ठीक है, सॉरी, ये गैस है। तो बात करेंगे यहाँ पे H2 कितना है बाबू? 2 है इंटू 1। यहाँ पे हाफ, इसका मास ले, मोलिकुलर मास ले रहा है, तो O2 का मोलिकुलर मास होता है 32 ग्राम। ठीक है, तो इसको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। तो 2 इंटू 1 2 और 16। ठीक है, फिर इसको ले लेते हैं 2 और प्लस ऑक्सीजन का 16, 8 होता है, इसको दुगना कर देंगे, मोलिकुलर मास 18। तो यहाँ पे आप देखो, इधर भी 18 ग्राम, इधर भी 18 ग्राम। मास बिफोर रिएक्शन कितना था? 18 ग्राम। मास आफ्टर रिएक्शन कितना? और 18 ग्राम। इधर एलिमेंट लिए थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बन क्या रहा है? वाटर बन रहा है। तो दोनों का जो मास है वो कंजर्व्ड है। जो टोटल मास है अपने पास, जो टोटल मास है वो क्या है? कंजर्व्ड है। ठीक है, मगर सर इसका कुछ एक्सेप्शन भी है।
एक्सेप्शन भी है। तो एक्सेप्शन हम लोग को उतना नहीं जानना, बस जान लो क्या है कि न्यूक्लियर रिएक्शन बिकॉज मास डिक्रीज। जब लॉन्ग टर्म पे बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन में, जो मास है हमारा वो डिक्रीज करता चला जाएगा। मास जो है, जो मास है वो डिक्रीज करता जाएगा और ये जो लॉ है वो गलत साबित हो जाएगा। पर उतना आगे हमको जाना नहीं है, आप यहीं तक समझो, आपसे एग्ज़ाम में यहीं तक आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। किसका बात करेंगे बाबू? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन का बात करेंगे। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या बोलता है? ठीक है, ये जो साइंटिस्ट हैं प्राउस्ट जो साइंटिस्ट है उन्होंने दिया था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जाता है? इसमें ये साइंटिस्ट ने क्या बोला था? बोला था कि ऑल केमिकल कंपाउंड हैव कांस्टेंट रेशियो। जितना भी केमिकल कंपाउंड है उसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट बाय वेट इंडिपेंडेंट ऑफ देयर सोर्स। इंडिपेंडेंट है, उसका जो सोर्स है वो इंडिपेंडेंट है। नहीं समझ में आया सर, आप क्या बोल रहे हैं? बात को क्लियर कीजिए। आप जब बोले कि ऑल केमिकल कंपाउंड हैव ए कांस्टेंट रेशियो बाय वेट इंडिपेंडेंट देयर सोर्स, ये हमको नहीं समझ में आया। तो ठीक है सर, अभी हम क्लियर कर देते हैं क्या बोलने का हम कोशिश कर रहे हैं। हम क्यूप्रिक कार्बोनेट लिए, ठीक है, CuCO3, परसेंटेज ऑफ कॉपर, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ कार्बन। इसमें 3 चीज़ है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और कॉपर है। जब हम नेचुरल सैंपल उठाएं तो 51.35%, 9.4% और 38.91%। फिर उसके बाद जैसे हम इसको लैब में तैयार किए तो उतना ही आया, ऑक्सीजन भी उतना आया और कार्बन भी उतना ही आया। मतलब कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कुछ नहीं बोलता सिर्फ ये है, अगर आप कोई चीज़ अगर सैंपल उठा रहे हो नेचर से, अगर इसको मैनमेड बना रहे हो तो वो जो परसेंटेज आएगा वो सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, उसका वेट के हिसाब से सेम आएगा और उसका जो सोर्स रहेगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, सी, ओशन, RO पानी है, रेन वाटर, इन लोग का जो रेशियो है H और O का जो रेशियो है, H का 1:, क्या 16, जैसे H यहाँ पर 2 है तो काट देंगे तो 1:8 आ जाएगा। ठीक है, तो मास जो ऑलवेज है 1:8 का रेशियो, पानी कहीं का ले लो, मास क्या होगा 1:8 का रेशियो में हमेशा रहेगा। कोई मतलब नहीं बनता को पानी कैसा है, उसका जो मास रहेगा वो कितना रहेगा, हमेशा 1:8 का रेशियो में रहेगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1.8 ग्राम ऑफ मेटल बर्न इन ऑक्सीजन एंड फॉर्म 3 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, फिर 1.5 ग्राम ऑफ सैंपल सेम मेटल बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म इतना ग्राम ऑक्साइड। ठीक है, सेम मेटल। चेक का स्पेलिंग गलत है, चेक कर लेना। चेक इफ़ दे फॉलो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। चेक करो कि वो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन फॉलो कर। सैंपल 1 कितना दिया, 1.8 ग्राम दिया हुआ, ऑक्साइड कितना है उसका 3 ग्राम है। सैंपल क्या है 1.5 ग्राम दिया, ऑक्साइड कितना 2.5 ग्राम। ठीक है बाबू, अब देखो कि हमको निकालना है क्या, इसमें ऑक्सीजन निकालना है। क्या निकालना है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकालने के लिए 3 से माइनस कर देंगे 1.8 ग्राम को। 3 से जब माइनस करेंगे 1.8 ग्राम को तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। इसमें 2.5 से माइनस कर देंगे 1.5 ग्राम को, मेरे पास आ जाएगा 1 ग्राम। ठीक है, तो मास बाय ऑक्सीजन क्या होता है? मास बाय ऑक्सीजन क्या है मेरे पास, मास कितना है यहाँ पे 1.8 जो मेटल है मेरे पास, और ऑक्सीजन कितना 1.2, डिवाइड कर देंगे इतना है। और यहाँ पे कितना मास बाय ऑक्सीजन 1.5 और डिवाइडेड बाय 1। तो बोलेंगे सर ये तो बराबर नहीं है। अगर इसको काटोगे 1.8 और 1.2 को जब काटोगे तो इतना ही आ जाएगा। ये काट के देख लेना। ठीक है, काट के देख लेना, काट के मेटल बाय ऑक्सीजन। ठीक है, अब उसी प्रकार लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन
क्या होता है, इसको दिया थे डाल्टन भैया। कौन दिया था? डाल्टन भैया। पहले इसमें समझेंगे एग्जाम्पल, तब लिखेंगे इसको क्या होता है। ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल मतलब कि एक H और O, HO से क्या क्या बन सकता है। ठीक है, तो H2O और H2O2। इससे पहले हम लोग देख ही लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है बाबू, देखो, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट, अगर दो एलिमेंट को कंबाइन करते हैं और दो से अधिक प्रोडक्ट देता है, द मास ऑफ एलिमेंट विच कंबाइन विथ फिक्स मास, जो द मास जो रहेगा एलिमेंट का, वो कंबाइन करेगा फिक्स मास में ऑफ अदर आर इन सिंपल रेशियो, और जो आएगा अदर वो कैसा आएगा रेशियो, वो सिंपल रेशियो में आएगा। किस में आएगा? सिंपल रेशियो। मतलब कि बोला दो से दो अधिक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, वो HO ले लिए, तो H2O निकला, H2O2, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला 2 ग्राम, इसका 16 ग्राम, इसका 2 ग्राम, इसका 16 ग्राम। अगर 16-32 का अगर हम रेशियो निकालें तो कितना आएगा? कट के 1:2 आ जाएगा। तो सिंपलेस्ट होल नंबर में आ रहा है ना, यही तो मल्टीपल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोल रहा है, यही तो बोल रहा है। CO का, CO और CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड O का 16 और O2 का 32, काटेंगे इसको तो 1:2 आ जाएगा। तो सिंपलेस्ट होल नंबर में आ रहा, रेशियो में आ रहा। तो यही तो है, यही तो है क्या, यही तो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, जैसे N2O ले लो, 16, 32, 48, 64, सबका इसका 1 2 3 4 5। N2 यहाँ क्या है? कॉन्स्टेंट है। ख़त्म, फिनिश, बाबा टाटा। आगे चलते हैं। अगला अपना है गैल-लुसैक लॉ। इसको कौन साइंटिस्ट दिया था? तो ये खुद ही साइंटिस्ट, ये खुद ही साइंटिस्ट था। तो इस क्या बोला था? गैस कंबाइन इन अ रिएक्शन, गैस जब कंबाइन करेगा रिएक्शन, सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम का बात कर रहा। कब कब होगा ये चीज़? जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। कब होगा? जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, H2 + N2, ये हर्बर प्रोसेस है। क्या है बाबू? हर्बर प्रोसेस इसको बोलते हैं, अमोनिया बना रहा है। ठीक है, ये जो कॉफिशिएंट में अपने पास है, तो 3 मोल, 3 मोल, 1 मोल, इसमें कुछ नहीं आएगा तो 1 मोल, इसका आएगा तो 2 मोल। ठीक है, मोल के बारे में बात करेंगे, क्या होता है मोल, अभी इतना समझो सिर्फ। तो एक बात जान लो, गैस के लिए हमें, फॉर गैस के लिए मोल जो होता है इक्वल टू होता है वॉल्यूम का, इक्वल टू होता है वॉल्यूम का। जो मोल रहता है इक्वल टू वॉल्यूम। अगर यहाँ मोल 3 मोल है तो हम 3 वॉल्यूम बोल सकते हैं। 1 मोल है तो 1 वॉल्यूम, और 3 मोल है तो 2 वॉल्यूम। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 3:1:2 का रेशियो आ जाएगा। 3:1:2 का रेशियो, ये देखो सिंपल रेशियो में आ रहा है, सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम, सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का सिंपल रेशियो नहीं। एक एग्जांपल और जैसे 100 ml, 50 ml, 100 ml, तो रेशियो क्या आ जाए काट के? 2:1:2। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब अगला लास्ट एवोगाड्रो नंबर। क्या बाबू? एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर क्या? अपने को 3 कंटेनर लेना है, 3 कंटेनर ले लिए, 3 कंटेनर, इसमें हीलियम ले लिए, नाइट्रोजन ले लिए और ऑक्सीजन ले लिए। ठीक है, O3 ले लिए, ओजोन जिसको बोलते हैं। और तीनों में 1 लीटर है कंटेनर में। ठीक है, 1 लीटर सब में ले लिए। ठीक, 1-1 लीटर सब में ले लिए। तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है? तो मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो 1 1 1, मगर जब एटम की बात करेंगे तो इसमें 1 एटम है, इसमें 2 नाइट्रोजन, 2 एटम है, इसमें 3 ऑक्सीजन, इसमें 3 एटम है। जब हम मॉलिक्यूल्स का बात करते हैं तो इकट्ठा बात करते हैं, मगर जब जैसे हम एटम्स के बारे में बात करेंगे तो सिंगल आ जाएगा। तो ये हमेशा बात याद रखना, जब मॉलिक्यूल का बात करेंगे तो सिंगल रहेगा, और एटम की बात कंबाइन में रहेगा, पूरा कंप्लीट रहेगा। जब एटम की बात करें तो एक एटम का बात करेंगे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है? एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इक्वल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे एक क्या है, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर, मॉलिक्यूल क्या? 1 1 1, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल टू इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड नॉट एटम। एटम देखो इक्वल नहीं है बाबू, यहाँ पे एटम इक्वल नहीं है, वॉल्यूम इक्वल है, गैस इक्वल है, मॉलिक्यूल इक्वल है, बट एटम इक्वल नहीं। तो ये एवोगाड्रो लॉ बोला था। एवोगाड्रो खुद साइंटिस्ट है, ठीक है, कोई दिया नहीं था इसको। तो चलिए आज के लिए इतना ही।
अब अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट इसका पार्ट, ठीक है। अगला दिन का पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो अगला पार्ट है हमारा एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास वगैरह, साइंटिफिक नोटेशन, एम्पेरिकल फार्मूला, सब अगला क्लास में देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर यूनियन पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।